हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास को जानने का स्रोत, फिर वास्को डी गामा का आगमन, और उसके बाद से आज हम लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास में जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में कौन सा विषय देखेंगे हम लोग? हड़प्पा का भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, भौगोलिक वर्गीकरण के नाम से याद आए कि भौगोलिक वर्गीकरण का क्या मतलब होता है। हड़प्पा का विस्तार किन किन राज्यों में था, कैसे फैला हुआ था। तो हम लोग पहले भारत को देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में था या क्या विस्तार था उसका। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका जो नामकरण था, उसका जो अस्तित्व था वो कैसे था और क्या था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि यहाँ से हम लोग तैयार करते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता के निर्माता के नाम से। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता के निर्माता, एक हम लोग हेडलाइन दे देते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो 4 भागों में बांट के देखेंगे। पहला जो हम लोग देखेंगे वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, तो ये कौन थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, इसको भी देखेंगे। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है भूमध्य सागरीय थे। और तीसरा जो थे वो थे अल्पाइन। और चौथा जो हम लोग देखेंगे वो थे मंगोलाइट। ठीक है, मंगोलाइट। ठीक, मंगोलाइट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये है मंगोलाइट। तो ये कुल 4 हम लोगों ने देखा। जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो है उनको क्या बोला जाता था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट वो एक ऐसे समूह थे जो कि मध्य भारत के आज के जो SC/ST वर्ग हैं उनको माना जाता है कि ये इस श्रेणी में आते थे। पहला वाला जो हम लोगों ने देखा। दूसरा वाला जो भूमध्य सागरीय थे उनका जो आवास और निवास स्थान बोला जाता है उसकी एक अलग संरचना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वो बोला जाता है कि इस प्रजाति को सभ्यता हड़प्पा का निर्माता माना जाता है। सभ्य हड़प्पा का यानी पूरी तरह से विकसित, यानी कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये क्या था, हड़प्पा में भी 2 भागों में बटा हुआ था ना। हड़प्पा क्या था? 2 भागों में बटा हुआ था। एक था मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा क्या था? ग्रामीण था। क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी। और मोहनजोदड़ो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा क्या था? वो एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन फिर भी हड़प्पा के आसपास के एरिया में गांव देखा गया और मोहनजोदड़ो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। तीसरा वाला जो हम लोग अल्पाइन की बात कर रहे हैं, तो अल्पाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंध प्रदेश, ठीक है, ये हो गया गुजरात के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और अगर हम लोग मंगोलाइट की बात करें तो ये हिमालय प्रदेश। ठीक है, हिमालय प्रदेश। तो हमने इतना ये देखा कि ठीक है, ये तो हम लोगों ने सब्जेक्टिव तौर पे विस्तार देखा, आपने किसी भी बुक में देखा होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको मैप से समझने का प्रयास करते हैं कि मैप में कैसे देखेंगे। जैसे सपोज मान लो कि अगर आपको भारत का मैप अच्छे से बनाना आ रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाने आ रहा है तो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग 4 अक्षर लिखेंगे और यूं बनाएंगे। ठीक है, देखिए कितना आसानी से भारत का मैप बन के इसको वैसे करके ऐसे मिला देंगे। देखिए ये हो गया भारत का मैप। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी समझाया कि हड़प्पा जो थी उसकी जो नामकरण थे वो 4 भागों में डिवाइड हुई। जैसे कि पहला मैंने बताया कि कौन सा था, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट था, जिसको बताया कि भारत के मध्य भाग में, तो मध्य भाग का मतलब ये वाला रीजन हो जाएगा। ये क्या था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, दूसरा जो मैंने बताया आपको वो क्या था? भूमध्य सागरीय। ठीक है, और इसे माना जाता है कि यही निर्माता है। और ये क्या थे? ये दक्षिण भारत में थे। ये क्या है? भूमध्य सागरीय।
तीसरा बताया मैंने, वो तीसरा बताया आपको अल्पाइन। तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये क्या है, अल्पाइन के, जैसे कि मैंने बताया गुजरात वगैरह का अल्पाइन क्षेत्र, ठीक है। यानी जो पाकिस्तान में जो हड़प्पा के क्षेत्र हैं वो क्या है, अल्पाइन श्रेणी में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो चौथा बताया मैंने आप लोगों को वो था मंगोलाइट, और वो हिमालयी प्रदेश था, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या था, मंगोलाइट था। तो आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि पूरे भारत में जो इसका विस्तार है वो कैसा है और किस तरह से बन सकता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किस नाम के हिसाब से किन किन क्षेत्रों का नामकरण किया गया है, ठीक है, नाम के आधार पे, ठीक है। तो ये क्षेत्र भी भारत के आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे इसमें कि भारत की जो सभ्यता, यानी भारत में जो सभ्यता थी वो कैसी थी, तो उसको थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। आप लोग एकदम अच्छे से सीख लीजिएगा इंडिया का मैप ड्रॉ करने। देखिए ये हमने ड्रॉ किया भारत का मैप, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं है बट हाँ काम चलाने के लिए बेहतर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं। जो ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हो ना, जम्मू एंड कश्मीर का, ये क्या कहलाता था, ये क्या कहलाता था, मांडा। कहाँ पे, अखनूर जिला, ठीक है, मांडा अखनूर जिला, और चिनाब नदी के तट पे था। नदी कौन सी थी, चिनाब। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो ये तो पता नहीं कि ये उत्तर हो गया। तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, अखनूर जिला, और चिनाब नदी थी। कौन सी, तो चिनाब नदी थी, ठीक है। हमने उत्तर देख लिया। अगर हम लोग दक्षिण की बात करें, सॉरी पश्चिम की बात करें, तो ये वाला जो रीजन था, जैसे कि हम यहाँ पे एक पाकिस्तान का निर्माण कर देते हैं, तो ये वाला जो बेल्ट है ना, बलूचिस्तान जो आज का है, यहाँ पे था सुत का गेंडोर। क्या था, सुत का गेंडोर। कहाँ पे, तो बलूचिस्तान में, ठीक है, सुत का गेंडोर, ठीक है। नदी कौन सी थी, दाशक नदी थी, दाशक नदी थी, ठीक है। ये कौन सा है, मैं यहां लिख देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ओके। उसके बाद जो अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो हम लोग देखेंगे इसकी सबसे पूर्वी सीमा, तो ये बोला जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यानी ये वाला, ठीक है। तो पूर्वी सीमा में उत्तर प्रदेश कहां पे, आलमगीरपुर। कहां पे, आलमगीरपुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। और कौन सी नदी थी, तो हिंडन नदी थी, ठीक है, हिंडन नदी थी, ठीक है। ये हो गया कौन सा, सबसे पूर्वी सीमा। और दक्षिणी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो ये है महाराष्ट्र, दैमाबाद जिसको बोलेंगे हम लोग, महाराष्ट्र के दैमाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के दैमाबाद में। और नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है, ठीक है। तो ये हमने लोकेशन से मैप ड्रॉ करके पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी है, इसका विस्तार कैसा है। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि हड़प्पा का जो विस्तार पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे, तो हड़प्पा का जो विस्तार है उसका सामाजिक विस्तार कैसा था, उसका राजनीतिक, ये तो हम लोगों ने अभी सिर्फ भौगोलिक देखा कि भौगोलिक विस्तार कहाँ से कैसे तक था, ठीक है। लेकिन इसका सामाजिक विस्तार भी है, इसका भौगोलिक विस्तार भी है, इसका जो ये क्या है, आर्थिक क्षेत्र कैसा था, राजनीति कैसी थी वहां के जो लोक जीवन थे, सांस्कृतिक कल्चर जो था वो सब कैसा था, इन सभी चीजों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे भी, देखेंगे भी। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगले सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हड़प्पा का, अगर मान लो सांस्कृतिक जीवन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, सांस्कृतिक जीवन अगर पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा के सांस्कृतिक जीवन में अगर हम लोग को पढ़ना है तो जैसे कि वहां का खान पान, रंग रूप, वेशभूषा, पहनावा, पोशाक, खान पान, ये सब कैसी थी चीजें, जैसे कि पूजा पाठ, शादी विवाह का जो प्रचलन था, जैसे ज्वेलरी वगैरह पहनने का क्या पहनावा ओढ़ावा था, इन सभी चीजों को अगर हम लोग उसके राजनीतिक जीवन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, तो
आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा का जो राजनीतिक जीवन है उसके कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे कहा जा सकता है कि हड़प्पा दो भागों में बटा था। एक था पुरोहित वर्ग और दूसरा जो था वो सामान्य जनजीवन था, है ना। तो पुरोहित वर्ग इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि जो किले थे वो चबूतरों पे बनाए गए और आसपास उनको चार दीवारी से घेरा गया था। तो ये जरूर किसी राजा या पुरोहित का आवास रहा होगा, ऐसा क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस में आती है? हाँ, आदि ऐतिहासिक में आती है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता ऐसी सभ्यता कहा जाता है जिस समय की लिपियां तो ज्ञात हुई हैं लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया है, तो वो आदि ऐतिहासिक है। ठीक है, तो हमें सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उन चीजों को देख करके कि ऐसा हुआ है, तो हम कल्पना करेंगे। अगर हड़प्पा के हम आर्थिक जीवन पे चर्चा करेंगे कि आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि उनका जो खान पान था, उनके जो व्यापार व्यवस्था थी, उनके जो जीवन जीने के साधन थे, उनके लिए पर्याप्त आपूर्ति कहाँ से होती थी, अनाज संसाधन क्या थे, कृषि व्यापार कैसा था, वहां का व्यापार व्यवस्था कैसा था, किन किन देशों के साथ था, तो इन सब चीजों में आर्थिक को देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके सभी सीरीज को कैप्चर करते चलेंगे, प्रयास करेंगे कि सभी को कवर अप किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।